श्रावणी नहीं, राय बहादुर चिल्लाए, मगर श्रावणी अब रेखा के उस तरफ खड़ी थी। श्रावणी की रेखा पार करते ही अचानक तेज चलती हवाएं एकदम से रुक गईं। राय बहादुर अपनी जगह पर ही स्थिर खड़े श्रावणी को धीमे धीमे सावधानी से बिना पलटे रेखा से बाहर आने को बोले। ये ठीक जगह नहीं है श्रावणी, हमें यहाँ से निकलना होगा। राय बहादुर के चेहरे पर परेशानी देख श्रावणी भी घबरा गई और अब बिना पीछे पलटे धीरे धीरे फिर रेखा को पार कर बाहर आने लगी, मगर चलते हुए गलती से उसका पैर बलि दिए हुए भूरे कद्दू से टकरा गया। अचानक धरती कांपने लगी, आसमान से बिजलियां कड़कने लगीं। झोपड़ी के आसपास बनी इस रेखा से आग की लपटें निकलने लग गईं, जिससे कई कोसों दूर बैठे आचार्य आग्नेय का अचानक ध्यान टूट गया। उनकी मंजरी सुनहरी आंखों में वही आग की लपटें चमकने लगीं। उनके माथे पर सजे त्रिपुंड पर चिंता के बल आने लगे। जमीन पर बैठे आचार्य आग्नेय ने अपने लंबे बालों को कसकर बांध पास रखा सोने का कड़ा हाथों में पहन लिया और तुरंत उठकर अपने रथ चालक को आदेश दे इस वीरान झोपड़ी की ओर बढ़ने लगे। जल्दी चलाओ सारथी, हमें वहां जल्दी पहुंचना होगा। रथ तेजी से आगे बढ़ने लगा। यहाँ श्रावणी रहस्यमय तरीके से बदले इस माहौल से घबरा उठी, मगर ये बस शुरुआत थी। अचानक एक भयानक आवाज झोपड़ी के अंदर से आने लगी। खोलो खोलो, मुझे वो आ गया है, मुझे मिलना है उससे। कहती हुई वो डरावनी आवाज चीखने चिल्लाने लगी। उसकी तीखी आवाज से पूरी झोपड़ी हिलने लगी। श्रावणी झोपड़ी से दूर भागी, मगर बेचारी भूल गई थी उसे समय के विपरीत उस रेखा से बाहर निकलने के लिए झोपड़ी से दूर नहीं, झोपड़ी की तरफ दौड़ना था। श्रावणी का कुछ ही कदम दौड़ना था और वो अब झोपड़ी के अंदर थी, जहां से ये भयानक आवाज आ रही थी। श्रावणी के झोपड़ी के अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। श्रावणी! राय बहादुर परेशान हो उठे। श्रावणी को बचाने के लिए उनके पास उस झोपड़ी में जाने के अलावा अब और कोई रास्ता नहीं था। राय बहादुर ने तुरंत अपनी शक्तियों का आह्वान किया और उनकी आंखों में शक्तियों के वही सुनहरे डोरे उभर आए। इधर रथ पर सवार आचार्य आग्नेय अचानक बदले इस मौसम को देख और भी चिंतित हो गए। जल्दी सारथी! कड़कड़ाती बिजली, धूजती धरती, जलती आग की लपटें और झोपड़ी से आती चीख पुकार के बीच राय बहादुर आगे बढ़े, मगर उनके उस रेखा को पार करते ही अचानक सब कुछ शांत हो गया। वो भयानक आवाज किसी मासूम औरत की आवाज में बदल गई। वो रोती हुई बोली, निकालो मुझे यहाँ से, आ जाओ अंदर, मैं कब से यहाँ हूँ, बाहर निकालो मुझे, बाहर निकालो, निकालो। इस भयानक आवाज से फिर लकड़ी से बनी वो झोपड़ी धूजने लगी। श्रावणी चिल्लाई, बचाओ! राय बहादुर तुरंत दौड़ते हुए अंदर आ पहुंचे, मगर ना श्रावणी कहीं थी, ना वो डरावनी औरत जो चीख चीख कर खुद को वहां से बाहर निकालने के लिए राय बहादुर को पुकार रही थी। इधर झोपड़ी में कदम रखते ही अजीब तरीके से राय बहादुर की सुनहरी शक्तियां काली होने लगीं। उनकी आंखों का रंग काला पड़ने लगा। राय बहादुर हैरान रह गए। उनके पैरों के उस कड़े पर भी एक अजीब कालापन चढ़ने लगा और फिर वही आवाज इस बार मुस्कुराते हुए बोली, आ गए तुम? कब से मैं तुम्हारी राह देख रही थी, मुझे पहचानते हो ना? ये शब्द जैसे राय बहादुर के कानों में चुभने लगे। उन्होंने हाथों से अपने कान ढक लिए। उनकी आंखों के सामने बचपन के सभी दृश्य एक के बाद एक उभरने लगे। नन्हे राय बहादुर को लाल कपड़े में लपेट गोद में लिए कोई घने जंगलों में बेतहाशा भाग रहा है। राय बहादुर के पिता का उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाना,
गांव के लोगों द्वारा उनका घर जला दिया जाना, छोटे राय बहादुर की आंखों में अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए काले डोरे उभर आना, उनका खूंखार हो जाना, चीखना चिल्लाना, सब कुछ एक के बाद एक उनकी आंखों के सामने धड़ाधड़ गुजरने लगा। राय बहादुर की आंखों से काले आंसू बहने लगे। राय बहादुर अपना सिर पकड़कर चीखे। तभी झोपड़ी के छज्जे से चिपककर हवा में उल्टी लटकी श्रावणी नीचे गिर पड़ी। राय बहादुर की ऐसी हालत देख श्रावणी और भी डर गई। गिरने के कारण उसके पैर में मोच आ गई। झोपड़ी के अंदर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो भागे किस तरफ, जिससे वो झोपड़ी से बाहर हो जाए, क्योंकि इस झोपड़ी के अंदर समय स्थिर था। बाहर जाने के लिए विपरीत नहीं, उसी दिशा में चलना था। चलो, ले चलो मुझे यहाँ से अब। राय बहादुर के लिए ये आवाज असहनीय होने लगी। वो तड़प कर चीखने चिल्लाने लगे। उनकी आवाज से पूरा आसमान गूंज उठा। रुको सारथी! आचार्य आग्नेय आसमान में गूंजी इस चीख को सुन सिहर उठे। उनकी बड़ी बड़ी मंजरी आंखों में गुस्से के आंसू भर आए। उन्होंने तुरंत अपने कमंडल से जल लिया और मन ही मन मंत्र बुदबुदा उसे आसमान की तरफ फेंक बोले, तथैव तत्सत। आचार्य आग्नेय के जल के फेंके छींटे तेजी से आसमान की तरफ बढ़ने लगे। बादलों को छूते हुए ये छींटे झोपड़ी के ठीक ऊपर जा पहुंचे और तेजी से उसी झोपड़ी के ऊपर राय बहादुर के ऊपर बरस पड़े। बूंदों के छूते ही अचानक झोपड़ी, हवाएं, आग की लपटें, वो आवाज, सब कुछ शांत हो गया। राय बहादुर दर्द में चीखते हुए घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़े। श्रावणी लंगड़ाते हुए राय बहादुर के पास चलती हुई आई। अब ठीक है राय बहादुर, आपको ये क्या हो रहा है? राय बहादुर भी अब धीमे धीमे शांत होने लगे थे। उनकी आंखों से निकल रहे वो काले आंसू फिर उनकी आंख में समा गए। उनकी काली हुई आंखें अब फिर धीरे धीरे सामान्य होने लगीं। तेज सांस लेते राय बहादुर ने परेशान हो झोपड़ी में हर ओर देखा, जैसे वो कुछ ढूंढ रहे हो, देखना चाह रहे हो कि वो आवाज कहां से आ रही थी, कौन थी वो महिला। मगर अब सब कुछ शांत था। कहीं भी किसी आहट के, आवाज के निशान न थे। हमें यहां से निकलना होगा, श्रावणी ने जोर देकर कहा। ये जगह ठीक नहीं है। राय बहादुर ने हामी में अपना सिर हिला। चोटिल श्रावणी को सहारा देते हुए झोपड़ी से बाहर आ गए और अब बिना कुछ कहे तेजी से लगातार इस झोपड़ी से दूर बढ़ने लगे। राय बहादुर और श्रावणी के उस रेखा से बाहर निकलते ही बलि दिया हुआ वो भूरा कद्दू अपने आप हिलने लगा। वहीं राय बहादुर का मन इस घटना के बाद कुछ असहज हो गया था। कौन थी वो महिला जो उन्हें पुकार रही थी? क्यों उसकी आवाज सुन वो दर्द से छटपटा उठे? क्यों एक के बाद एक बचपन के वो सारे चित्र उनकी आंखों के सामने उभरने लगे? यही सब विचार करते राय बहादुर ने कब चलते हुए एक पूरी चट्टान पार कर ली, उन्हें होश ही न था। न इस बात का पता था कि पिछले आधे घंटे से श्रावणी उनसे सवाल पर सवाल किए जा रही है, जिसे अनसुना कर वो अपने ही विचारों में खोए हुए थे। श्रावणी ने फिर पूछा, आपकी आंखें अचानक काली क्यों हो गई थी? वो काले आंसू? अरे आप कहाँ खो गए हो? मैं कब से बोले जा रही हूँ और आप राय बहादुर, राय बहादुर। राय बहादुर अचानक अपने विचारों से बाहर आए। क्या मैं वो? अरे पिछले आधे घंटे से मैं आपसे पूछ रही हूँ, उस झोपड़ी में आखिर कौन था? आपकी आंखें अचानक काली क्यों हो गई थी? वो काले आंसू, वो तूफान, फिर अचानक सबका एकदम शांत हो जाना, क्या था वो सब? वो झोपड़ी जिसने मुझे उल्टा लटका कर जमीन पर पटक दिया, मैं तो ढंग से चल भी नहीं पा रही हूँ। श्रावणी राय बहादुर के कंधों का सहारा ले आगे बढ़ रही थी। और आप अपनी ही धुन में ऐसे दर्द में मुझे चट्टानों पर चढ़ाए जा रहे हैं।
वो माफ करना, हम, राय बहादुर ने कहा, हम अपने विचारों में, पहले तो मुझे ये बताइए कि ये हम कौन है? श्रावणी ने राय बहादुर की बात काटते हुए कहा, कितने लोग हैं आप? मुझे तो बस एक ही दिख रहे हो। हाँ? राय बहादुर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। दर्द और परेशानी में भी हंसना सीख गई हो तुम श्रावणी। जब मेरी किस्मत में ही हर समय परेशानी है तो फिर इससे समझौता कर जितना भी समय मेरे पास है उसमें हंस लूं, 2 पल के लिए ही सही पर जी लूं, यही इच्छा है अब मेरी। श्रावणी ने उदासीन हो कहा, ये बेफिक्री जिसे देखा आप हैरान हो, ये बस इसीलिए है क्योंकि मैं यहाँ हूँ, अपने बापू से, अपने गांव से इतना दूर। वो आत्माएं मेरे जरिए इस वक्त उनको कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। ये बेफिक्री बस इसी बात की है। और चेहरे पर ये मायूसी? राय बहादुर ने फिर पूछा। ये मायूसी भी इसीलिए कि मैं अपने बापू से, अपने गांव से इतना दूर हूँ। कहते हुए श्रावणी की आंखों से आंसू छलक उठे, जिसे संभालते हुए वो फिर बोली, वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? इस दर्द के कारण मुझसे अब चला नहीं जा रहा। चलते चलते उस झोपड़ी से राय बहादुर कितना दूर निकल आए थे, खुद उन्हें होश न था। उन्होंने पलट कर देखा, पीछे लाल मिट्टी का एक बड़ा सा मैदान था। राय बहादुर की आंखों में फिर से वही सुनहरे डोरे चमकने लगे, जैसे वो इस जगह को जानते हों। वो जंग, वो युद्ध जिसमें वो एक सिपाही की तरह अपने राजा नरेंद्र सिंह के लिए लड़ रहे थे। युद्ध की वो चीखें, वो तलवारों की खनक, योद्धाओं का दहाड़ना, एक दूसरे पर टूट पड़ना, सब कुछ राय बहादुर के कानों में गूंजने लगा। इतनी समानता नहीं हो सकती, शायद हम सच में। राय बहादुर का चेहरा गंभीर हो उठा। सच में क्या? श्रावणी ने हैरान हो पूछा। शायद हम सच में भावनगर में हैं। भावनगर? ये जगह कहाँ है? श्रावणी ने पूछा। क्या ये भी राजस्थान में ही है? राय बहादुर श्रावणी की ओर पलटे। हाँ श्रावणी, ये जगह भी राजस्थान में ही। कहते हुए राय बहादुर रुक गए और चेहरे पर अब एक हारी हुई सी मुस्कान लिए अपने आप को सही करते हुए बोले, ये जगह भी राजस्थान में ही थी? मतलब? श्रावणी ने हैरान हो पूछा। इधर भोजन कर रहे योगी अमृत किसी बात को लेकर सोच में डूबे हुए थे। उनके सामने थाली जस की तस पड़ी थी। यही हाल केशव का भी था। अपनी बेटी की चिंता में खोए केशव के मुंह से निवाला उतरना बारिश की बूंदों में आग लगने जितना ही असंभव था। आप लोग खा क्यों नहीं रहे हो? मुखिया चंदन लाल ने पूछा। केशव, श्रावणी की चिंता हमें भी है, पर राय बहादुर है वहां, हमें उन पर यकीन करना होगा। चंदन लाल ये सब बोलते हुए न सिर्फ केशव को बल्कि खुद के मन को भी समझा रहे थे। वहीं योगी अमृत विचारों में डूबे हवेली की खिड़की से दूर आसमान में देखते हुए बोले, चंदन लाल सही कह रहे हैं केशव, तुम्हारे शरीर को इस समय खाने की बहुत जरूरत है। हमें राय बहादुर के ऊपर भरोसा करना ही होगा। ये कहते हुए योगी अमृत के चेहरे पर जितना विश्वास था उससे अधिक टीस थी, मजबूरी थी। राय बहादुर द्वारा अपने ही पिता को जिंदा जला देने वाली बात वो अब तक नहीं भूले थे। हमें अपना काम कर राय बहादुर को यहीं से हर संभव मदद पहुंचानी होगी, योगी अमृत ने आगे कहा। चंदनलाल भानु, हमें वो हवन करना ही होगा जिससे उन आत्माओं का दुष्प्रभाव श्रावणी पर कम हो जाए। मगर उसके लिए तो श्रावणी का भी यहाँ होना जरूरी है ना योगी अमृत? चंदनलाल ने परेशान हो कहा। श्रावणी न सही पर उसकी रगों में जो खून बह रहा है वो हमारे साथ है। केशव, योगी अमृत ने समझाते हुए कहा। हम जानते हैं इस समय तुम्हारी हालत। योगी अमृत आगे कुछ भी बोल पाते उससे पहले ही केशव ने रोते हुए कहा, जितना खून चाहिए मेरे शरीर से निकाल लीजिए योगी अमृत, मगर मेरी बेटी को। कहते हुए केशव का गला भर आया। चिंता मत करो केशव, हम सब। अचानक गरजे बादल ने सभी का ध्यान आसमान की ओर खींचा। आसमान से एक सुनहरे रंग की अनदेखी रोशनी गुजर रही थी,
जिसे खिड़की से देख सभी हैरान रह गए। ये क्या है योगी अमृत? चंदनलाल ने पूछा, जिस पर मुस्कुराते हुए योगी अमृत बोले, हाँ, बचपन में जब हम गुरुकुल में थे तब भी ऐसी ही एक रोशनी आसमान से गुजरी थी और आज तकरीबन 150 साल बाद फिर गुजरी है। हमारे गुरुकुल में खासी चर्चा थी कि सुनहरी रोशनी आसमान में तभी गुजरती है जब कोई इंसान समय में सफर तय करता हुआ समय के एक छोर से दूसरे छोर पर जा पहुंचे। पर यह सत्य है ये कह पाना मुश्किल है, पर क्योंकि आज तक जिसने भी समय का सफर तय कर अपना छोर बदला है वो वापस उसी समय में जिंदा वापस नहीं लौटा। खैर मानो, अब तुम हवन की तैयारियां करो। और केशव, योगी अमृत के बिना कुछ कहे केशव समझ गया। चिंता मत करो केशव, सब ठीक होगा। योगी अमृत ने केशव को आश्वासन दिया। ऐसे कैसे? दूर से कमरे में झांक रही रानू ने चेहरे पर कुटिल मुस्कान लिए फुफकारा। उसकी जबान छिपकली सी लंबी फैल फिर मुंह में चली गई। उसकी आंखों में काली शक्तियों के लाल डोरे उभर आए और उसने मुस्कुराते हुए नीचे देखा। रानू के हाथों में मुखिया चंदनलाल का पोता था, जिसे वो अपने स्तन से दूध पिला रही थी। आखिर क्या चाहती है रानू? क्या योगी अमृत का ये हवन सफल हो पाएगा? भावनगर का सच क्या है? क्या राय बहादुर और श्रावणी समय के उस छोर से वापस जिंदा लौट पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए भयनगर।